हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हेलो मेरे एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरुजी रोहित कुमार में। आज मैं आपको क्लास 9th बुक जियोग्राफी का चैप्टर नंबर जलवायु पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखते हैं जलवायु क्या है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय विधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। मतलब किसी भी एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। अब देखते हैं मौसम क्या है। एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। मतलब एक विशेष समय जैसे सर्दी गर्मी ले सकते हैं, और एक क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो सकता है, दिल्ली हरियाणा कुछ भी हो सकता है, वहाँ की वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। अब मानसून का क्या अर्थ है। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मानसून का अर्थ है। मतलब एक वर्ष में जो वायु की दिशा है, वायु किस दिशा में चल रही है उस ऋतु डिसाइड करेगी, ऋतु के अनुसार परिवर्तन, तो उसे हम मानसून का अर्थ बोलते हैं। यही मानसून का अर्थ है। अब देखते हैं जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक। जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख 6 कारक हैं। फर्स्ट अक्षांश, सेकंड तुंगता, थर्ड वायु दाब एवं पवन तंत्र, फोर्थ समुद्र से दूरी, फिफ्थ महासागरीय धाराएं, सिक्स्थ उच्चावच लक्षण। अब देखते हैं ये जो 6 लक्षण हैं ये जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। अक्षांश, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। तो सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। अब सेकंड है ऊंचाई, तुंगता। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की संघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। जब तापमान घटेगा तो जलवायु पे भी तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। अब वायु दाब एवं पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब जो वायु दाब एवं पवन तंत्र है वो अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। हाँ, सही बात है। अब देखते हैं समुद्र से दूरी। ये दोस्तों थोड़ा ऊपर लिख दिया है, या थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसे लिख लेना। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। अब महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती है। मतलब जो महासागरीय धाराएं हैं वह तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती है। अब उच्चावच लक्षण। किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। मतलब जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो ना तो ठंडी वायु को आने देते हैं और ना ही गर्म वायु को आने देते हैं, इसलिए वो उनको अवरोधित कर देते हैं और इसीलिए जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अगर वो जाने देते तो अगर ठंडी शीत वायु जाती तो वो ठंडा हो जाता और गर्म वायु जाती तो गर्म हो जाता। तो पर्वत जो है वो पर्वतों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। अब देखते हैं कोरियालिस बल क्या है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसके कारण उत्पन्न आभासी बल को हम कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। मतलब इस बल के कारण जो उत्तरी गोलार्ध है, साउथ पोल है हमारा उत्तरी गोलार्ध, इसमें पवन जो है, वायु जो है पवन, वो दाहिनी ओर विक्षेपित होती है और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो बाईं ओर विक्षेपित होती है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे फेरेल का नियम किसे कहते हैं तो आप यही लिख देंगे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो उठती हैं। इसे फेरेल का नियम कहते हैं। बस अब देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है। वायु है वो दक्षिण में स्थित
हिंद महासागर, हमारा हिंद महासागर दक्षिण में स्थित है, के उच्च दाब वाले क्षेत्र से, दक्षिण महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पहले पार कर दाहिनी ओर मुड़ती हुई मतलब दाहिनी ओर मुड़ जाती है, फिर भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है, भारत के उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसूनों के नाम से जाना जाता है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं जट धाराएं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हर साल पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद करिए। जट धाराएं। फर्स्ट, जट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जट धाराएं कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट, भारत में ये जट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। थर्ड पॉइंट, इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दक्षिणी दोलन। जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, मतलब जब दक्षिण में जो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों के दौरान, कुछ खास वर्षों के दौरान यह वायुदाब विपरीत हो जाता है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। अब इसे समझिए बोल क्या रहा है। जो दक्षिण में प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब उसी टाइम हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। उसी टाइम हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, परंतु कुछ खास वर्षों के दौरान यह वायुदाब विपरीत हो जाता है और हिंद महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दाब बन जाता है तथा वायुदाब की इस अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को हम दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं एल नीनो क्या है। एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है जो पेरू की ठंडी जल धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। इसलिए इस परिघटना को एल नीनो दक्षिण दोलन कहा जाता है। मानसून का फटना या मानसून प्रस्फोट। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून का प्रस्फोट फटना कहते हैं। मतलब जब मानसून आता है तब जो वर्षा होती है उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है तथा वर्षा लगातार कई दिनों तक जारी रहती है, तो इसे ही हम मानसून का प्रस्फोट या मानसून का फटना कहते हैं। अब मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। मतलब जब जून का प्रथम सप्ताह होता है उसमें मानसून भारतीय प्रायद्वीप पर जो दक्षिण छोर है वहां से प्रवेश करता है। इसके बाद ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। फर्स्ट, अरब सागर शाखा, सेकंड, बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा यह लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा यह भी तीव्रता से आगे बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। मतलब ये जून के जो प्रथम सप्ताह होता है ना उसी में पहुंच जाती है, जबकि वो अरब सागर शाखा 10 दिन लेते हैं। मतलब ये उससे भी तीव्र है। अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा का मिलन। अब ये दोनों मिलती कहाँ पर हैं? ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। अब अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान
के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाते हैं। मतलब जो गंगा मैदान है उसके उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर में और थोड़ा सा पश्चिमी भाग में दोनों आपस में जाके मिल जाती हैं। अब मानसून की वापसी, अभी हमने पढ़ा था मानसून का आगमन, अब मानसून की वापसी। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। मतलब ये क्रमिक मतलब लाइन बाय लाइन, जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। मतलब इसका प्रारंभ कब होता है? सितंबर में। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूरी तरह से पीछे हट जाता है। और जब मध्य अक्टूबर होता है, मतलब जैसे 15 या 16 अक्टूबर, मध्य अक्टूबर से हम मीडियम बोलते हैं, तब मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। तब ये उत्तरी भाग से पीछे हट जाता है, उत्तरी भाग से पूरी तरह से, मतलब खत्म हो जाता है एकदम से। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ये पार्ट 1 था, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं वो पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो।